हेलो एवरीवन, क्लास है आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर, पेपर है फर्स्ट विविध गणित और क्लास है आपकी 8वीं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि मैंने आपको बताया था एक एक की और आच्छादक फलन क्या होता है, किसी की गणना कैसे की जाती है समुच्चय की। तो अब हम पढ़ेंगे गणनीय समुच्चय। दोबारा परिभाषा लिखा रहा हूँ मैं कि अगर दो समुच्चय गणनीय हैं या दो समुच्चयों की गणना समान कहलाती है तो कैसे लिखते हैं। तो हम लिखेंगे परिभाषा, गणनीय समुच्चय क्या होती है परिभाषा, जैसे यदि दो समुच्चय ए तथा बी की गणना समान होती है यदि ए से बी में कोई एक ही आच्छादक फलन विद्यमान हो। यानी अगर ए से और बी में कोई आच्छादक और एक ही फलन होगा तो हम कहेंगे कि वो दोनों समुच्चयों की गणना क्या होती है, समान होती है। अब हम बात करते हैं गणनीय समुच्चय। गणनीय समुच्चय क्या होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको गणना समान कैसे होती है, गणनीय समुच्चय तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये समान गणना। अब देखेंगे गणनीय समुच्चय क्या होता है। गणनीय समुच्चय, गणनीय समुच्चय क्या कहता है, गणनीय समुच्चय कहता है कि कोई समुच्चय ए गणनीय समुच्चय कहलाता है यदि ए परिमित हो या अनंत गणनीय हो। परिमित का मतलब मैंने आपको बताया था कि गणनीय इसका गणनीय परिमित का मैंने आपको बताया था। परिमित क्या होता है कि जिसमें अगर अवयवों की संख्या को गिना जा सके तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिमित बोलते हैं, और जिसको ना गिना जा सके उसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय, ठीक है। उसके बाद आता है अनंत गणनीय। अनंत गणनीय का मतलब होता है कि अगर उसमें कोई समुच्चय में अगर एक ही और आच्छादक फलन अगर हमारे पास मिल जाए, किसमें, n से मिल जाए, प्राकृत संख्याओं से मिल जाए, ऐसे लिख लो। ये अगणनीय समुच्चय होता है कि अगर n से और a के बीच में अगर कोई समुच्चय आपको दे रखा है तो उसमें प्राकृत संख्याओं से a में अगर कोई हमारे पास एक ही और आच्छादक फलन हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनंत गणनीय बोलते हैं। यहाँ मैं अनंत गणनीय की परिभाषा भी लिखा देता हूँ। अनंत गणनीय, अनंत गणनीय क्या होता है, देखो, यदि किसी समुच्चय में एक ऐसा फलन विद्यमान हो जो n यानी प्राकृत संख्याओं से समुच्चय A में एक ही तथा आच्छादक हो, उसे अनंत गणनीय कहते हैं। उसे अनंत गणनीय कहते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई अनंत गणनीय समुच्चय कब होगा, जब प्राकृत संख्याओं से, और कहाँ तक हमारे पास हो, प्राकृत संख्याओं से लेके और किसी समुच्चय में जो दिया गया हो समुच्चय, अगर उसमें हमारे पास कोई एक ही और आच्छादक अगर फलन विद्यमान होगा तो हम उसको बोलते हैं अनंत गणनीय समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, अब आता है गणनीय अनंत समुच्चय के बारे में। गणनीय अनंत समुच्चय का जैसे उदाहरण की अगर बात करें, हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण देखो,
अगर इसको परिभाषा उदाहरण से देखें तो देखो उदाहरण लिखा रहा हूँ, कैसे करेंगे इसको। उदाहरण की बात करते हैं। देखो जैसे आपको कोई z दे रखा है, z दे रखा है, z क्या होता है, प्राकृत संख्या होती है हमारे पास, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अगर ये आपको दे रखा है, इस टाइप से दे रखा है, और आपसे पूछ लिया जाए कि ये z बताइए अनंत गणनीय होगा या नहीं होगा, ये आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, तो हमने बताया था कि अनंत गणनीय क्या होता है कि अगर n से और z में अगर कोई एकेकी और आच्छादक फलन होगा तो हम कह देंगे कि क्या हो गया, अनंत गणनीय होगा। तो सबसे पहले काम हमारा क्या है कि हम ऐसा फलन बनाएंगे n से और z में जो क्या होगा, एकेकी और आच्छादक होगा। कैसे, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ठीक करके, 0, -1, 1, -2, 2 और 3, इस टाइप से लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब हम अगर बनाएं कोई फंक्शन बनाएं, देखो कोई फलन बनाएं n से z में, और ऐसा फलन आना चाहिए जो एकेकी और आच्छादक हो, ये हमें खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो मुझे एकेकी के लिए क्या चाहिए, एकेकी के लिए मैंने बताया था कि अवयव, यानी इसका एकेकी का मतलब इसका प्रत्येक अवयव, n क्या होता है हमारे पास, n होता है 0, 1, 2, 3, इस टाइप से n होता है, यानी इसका प्रत्येक अवयव z में प्रत्येक अवयव के साथ क्या करना चाहिए, अलग अलग संबंध बनाना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि f0 को तो 0 पे भेज दूँ, ठीक है। जैसे इसमें यहाँ पे देखो, ये देखो अगर मैं 0, ये n है हमारे पास और ये z है, यहाँ लेता हूँ n और यहाँ लेता हूँ मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, और यहाँ पे है मेरे पास 0, 1, -1 ऐसे कर लो, -1, 1, -2, 2, -3, 3 ऐसे करके है। मैंने क्या बताया था, एक के लिए हमें क्या चाहिए कि इसका प्रत्येक अवयव कहाँ जाना चाहिए, प्रत्येक अवयव के साथ अलग अलग प्रत्येक अवयव के साथ क्या बनाना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए। और आच्छादक के लिए क्या बताया था कि इसके जितने भी अवयव हैं वो कम से कम एक बार जरूर इससे संबंध बनाने चाहिए। तो देखो अगर मैं 0 को 0 पे भेज दूँ, 0 को 0 पे भेज दूँ, और अगर सम को विषम पे भेज दूँ, यानी सम को 2 पे 1 पे भेज दिया, 4 को 2 पे भेज दिया, 6 को 3 पे भेज दिया, 1 को -2 पे भेज दिया, 3 को -3 पे भेज दिया, 5 को 4 पे भेज दूँ, -4 पे भेज दूंगा मैं, इस टाइप से चलते चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो अवयव थे हमारे पास, प्रत्येक अवयव क्या है, इसमें प्रत्येक अवयव के साथ क्या कर रहा है, संबंध बना रहा है। संबंध ऐसे बना रहा है कि एक से ज़्यादा बार संबंध नहीं बना रहा, तो एक ही तो हो गया ये। अब आच्छादक चेक करते हैं, आच्छादक में क्या कह रहा है कि क्या ऐसा कोई अवयव बचा है जिसका संबंध ना हो। तो देखो हमारे पास -1 बचा है, तो -1 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखो फलन अगर हम बनाएं, फलन ऐसे बनेगा कि n/2, जब n क्या होगा, सम होगा, और 1/2 n-1 जब n क्या होगा, विषम होगा, ठीक है, -1/2। अब इसके हिसाब से बनाते हैं, देखो ये फंक्शन बनेगा आपका। अगर मैं ये फंक्शन बनाता हूँ, अब इस फंक्शन को देखूंगा क्या ये हमारे पास एक ही आच्छादक है या नहीं है। f0 को मैंने 0 पे भेजा है, ये n था, ये z था, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, और यहाँ 0, -1, 1, -2, 2, -3, 3 इस टाइप से आ जाएगा। अब देखो 0 को मैंने किस पे भेजा है, 0 को भेजा है। अगर मैं यहाँ पे n सम, यानी अगर सम वैल्यू डालूंगा, यानी सम मान डालूंगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे n/2 बनेगा। जैसे मान के चलो 2 हमारे पास सम होता है, 2 यहाँ पे डालूंगा तो 2/2 कितना बनेगा, 1, यानी 2 को कहाँ पे जा रहा है, 1 पे। 4 डालूंगा तो 2 पे जा रहा है, 4 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, ठीक है। 6 किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, ये हो गया। अगर मैं n विषम डाल रहा हूँ तो किस पे जाएगा, -1/2 n-1। जैसे अगर मैंने 1 डाला, 1 तो डालेंगे नहीं क्योंकि 0 है, तो एक में हमारे पास दोबारा बन जाएगी, तो 1 नहीं डालना है। तो हमारे को क्या करना है, 2 से स्टार्ट करते हैं हम। तो 2 डालूंगा तो 2 - 1 1, n विषम डालना है हमें, है ना। तो विषम हमारे पास 1 है, 1 डालूंगा तो 1 - 1 0, यानी 0। 1 किस पे, ये हमारे पास 1 अभी नहीं डालना, 0 है, इसका बाद में देखेंगे। n विषम 3 है, 3 डालूंगा यहाँ पे, तो 3 - 1 2,
2/2 कितना हो जाएगा 1, और ये माइनस लगा हुआ है तो 2 किस पे जा रहा है, 3 किस पे जा रहा है -1 पे, 5 किससे जाएगा -2 पे, और ऐसे करके चलेते चले जाए। अब हमारे पास 1 बचा, तो 1 को किस पे भेज दूंगा मैं, n। 1 क्या होता है, विषम होता है हमारे पास। अब 1 की बात करता हूँ मैं, तो 1 किस पे जाएगा हमारे पास, 1 जाएगा हमारे पास 0 पे। सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, एक प्राकृत संख्या में कभी भी क्या होता है 0 नहीं होता, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। सॉरी मैं गलती कर गया, ये दोबारा बता, चलो ठीक है ऐसे ही बता देते हैं। 1 हमारे पास प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। 1 को किस पे भेज दिया हमने, 0 पे भेज दिया, 1 को 0 पे भेज दिया। अब देखो ऐसा कोई भी अवयव हमारे पास n में नहीं बचा है जिसका संबंध ना हो और वो अलग अलग संबंध बना रहा हो, ठीक है। ये 1 पे जा रहा है, ये वाला, ये 1 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, आच्छादक के लिए क्या देखते हैं, यहाँ का कोई भी अवयव नहीं छूटा है, तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि यहाँ पे कोई भी ऐसा अवयव नहीं छूटा है जिसका संबंध नहीं बना हो। और यहाँ पे कोई एक एक की क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं एक की क्या कहता है कि अगर हमारे पास इसमें कोई भी अवयव है तो वो प्रत्येक अवयव के अलग अलग के साथ संबंध बनाएगा। देखो 1 0 के साथ बना रहा है, 2 1 के साथ बना रहा है, 3 -1 के साथ, 4 2 के साथ, 5 -1 2 के साथ, 6 3 के साथ, 7 आएगा वो 3 -3 के साथ बना लेगा। इस टाइप से बनते चले जाएंगे, यानी ये हमारा फलन क्या हो गया, एक ही आच्छादक हो गया। अब कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये सोचेंगे कैसे कि ये आपको दिमाग में कैसे आएगा, ये आपको पेपर में नहीं दिया जाएगा, आपको खुद को बनाना है। ये आपको सिर्फ जेड दिया हुआ है और आपको ये ऐसा फंक्शन बनाना है, ऐसा फलन बनाना है जो क्या हो, एक और आच्छादक हो। ये आपके प्रैक्टिस से आएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उससे ये चीज़ आ जाएगी, दिमाग में पता लग जाएगा कब क्या होगा। तो ये होता है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे एक ही और आच्छादक है, इसलिए यह फलन, इसलिए मतलब को यह फलन एक ही तथा आच्छादक है, इसलिए यह क्या होगा, अनंत गणनीय होगा। समझ में आ गया। अगर कोई फलन ऐसा मिल जाए हमें जो एक ही और आच्छादक हो, प्राकृत संख्या से लेकर उस समुच्चय में, प्राकृत संख्या से उस समुच्चय में अगर कोई ऐसा फलन मिल जाए जो एक ही और आच्छादक हो, तो उस समुच्चय को क्या बोलते हैं, अनंत गणनीय समुच्चय बोलते हैं। ये हुआ आपका अनंत गणनीय समुच्चय, ये होता है आपका अनंत गणनीय समुच्चय, ठीक है। याद रखना, परिभाषा जरूर याद रखना, अनंत गणनीय समुच्चय क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ क्या आती है, प्रमेय आती हैं। प्रमेय क्या कहती हैं कि अब आती हैं प्रमेय, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम, और एग्जाम्पल की। अब आपकी एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, एक्सरसाइज में क्या क्या दिया हुआ है। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं कर देता हूँ, आपको करने हैं एक्सरसाइज। आपको क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, वो आप कर लेना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस की बात करते हैं, प्रूफ की बात करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। जैसे आपको रिवीजन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपको दे रखा है A क्रॉस B यूनियन C बराबर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। आई थिंक शायद मैंने करवा दिया है, पता नहीं करवाया नहीं करवाया, मैं इसको एक बार करवा देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे कह दिया जाएगा इसको सिद्ध करना है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले इसमें से अवयव लेंगे, इसमें पहुंचा देंगे, फिर इसमें से अवयव लेंगे, इसमें पहुंचा देंगे, तो हम कह देंगे दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, सिद्ध करना है, 2 पार्ट कर रहा हूँ। एक्स इसमें से लिया मैंने, हमें पता है, मैंने आपको बताया था जब क्रॉस हो तो हमारे पास 2 अवयव आते हैं। मैंने बताया था जब भी अगर क्रॉस आ जाए तो आपको 2 अवयव लेने हैं, एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई। कहाँ से आएंगे, A क्रॉस B यूनियन C से। अब मैंने बताया था अगर कार्तीय गुणन होता है तो पहला अवयव पहले समुच्चय में से आता है और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से में आता है, यानी x किस में से आएगा, A में से। और क्रॉस को लिखना क्या बताया था, तथा लिखवाया था क्रॉस की जगह तथा लिख दिया। y किस में से आएगा, B संग C में से। अब इसको तो यूं क्यों रहने दो, x बिलोंग्स टू A तथा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू B, और संग को क्या लिखवाया था, और y बिलोंग्स टू C। अब देखो A को एक बार इसके साथ ले लेंगे, A को एक बार इसके साथ ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू B, और है तो और रहने दिया। और x को A के साथ ले लेंगे, C के साथ, x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू C, ये हो गया। अब तथा को हटाऊंगा, तथा की जगह क्या लगाऊंगा, क्रॉस लगाऊंगा, यानी x बिलोंग्स टू A क्रॉस B और
x बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। ये आ गया समझ में। अब मैं क्या करूँगा, और को क्या करूँगा, मैं संग लगा दूंगा, तो यानी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी संग ए क्रॉस सी। ये हो गया हमारे पास, यानी इसमें अवयव लेके चले, इसमें पहुंचा दिया, एक भाग तो आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे भाग को क्या करेंगे, इसमें से अवयव लूंगा, इसमें से कैसे लूंगा कि x और y वही गुणा है, तो दो अवयव लूंगा, क्या लूंगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये हो जाएगा। अब मुझे पता है कि एक्स वाई अगर इन दोनों में आया है यूनियन में, संग में, या तो इसमें आया होगा या इसमें आया होगा, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। ये हो गया। अब मुझे पता है कि अगर कार्तीय गुणन है तो पहला अवयव ए में से आया है और दूसरा अवयव बी में से आया है, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए तथा वाई बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए तथा y बिलोंग्स टू सी। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करूँगा, देखो x बिलोंग्स टू इसमें भी आ रहा है, इसमें यार इन सबको, इन दोनों को बाहर ले लूँगा, तो क्या बचेगा, x बिलोंग्स टू ए तथा y बिलोंग्स टू बी और y बिलोंग्स टू सी। कॉमन ले लिया मैंने, x बिलोंग्स टू ए सब में से, तथा बचा बीच में, तथा आ गया। अब देखो और की जगह क्या लगाऊंगा, संग लगाऊंगा, y बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। तथा का क्या होता है, क्रॉस होता है, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, देखो इसमें लेके चले थे, इसमें लेके चले, इसमें पहुंचा दिया, पहले इसमें से लेके चले, इसमें पहुंचा दिया, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि ए क्रॉस बी यूनियन सी, बी संग सी बराबर ए क्रॉस बी संग ए क्रॉस सी। हो गया सिद्ध हमारे पास। इसको कहते हैं सिद्ध करना। ठीक है, चलिए एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में हैं, 3 पार्ट्स हैं, एक मैंने करवा दिया, 2 आप देख लेना। एक और तरीका का माइनस वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, अंतर वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं देखो। अंतर की अगर बात करें हम तो देखो, अंतर की अगर बात करें, अंतर वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि प्रूफ सिद्ध करना है a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस सी माइनस बी माइनस सी। इसको सिद्ध करना है, तो वही तरीका, पहले इसमें से लेके चलेंगे, इसमें दिखाएंगे, फिर इसमें से लेके चलेंगे, इसमें दिखाएंगे। अब हमारे पास देखो यहाँ पे कहीं भी गुणा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब एक ही अवयव लेना है हमें। मैंने मान लिया x ले लिया, किसमें से, a माइनस बी माइनस सी में से। इसका मतलब क्या हुआ कि x इसमें तो आया है, लेकिन a माइनस बी की परिभाषा क्या होती है हमारे पास, अगर हमारे पास a माइनस बी की परिभाषा लिखूँ, a माइनस सी की परिभाषा क्या होती है कि इसमें तो आया है, इसमें नहीं आया ये अवयव। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a माइनस सी, लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ये हो गया हमारे पास, ये परिभाषा से लिखा है मैंने, हमें पता है माइनस होता है, तो माइनस का मतलब क्या होता है कि x इसमें तो आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, वही चीज़ लिखती है। माइनस को मैं लेके लिखता हूँ, मैंने आपको बताया था। अब इसका भी मतलब क्या हुआ कि x a में तो आ रहा है लेकिन b में नहीं आ रहा, यानी x बिलोंग्स टू a लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये चीज़ हो गई। अब इसको वापस लिखूंगा, लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू c। ये हो गया हमारे पास। अब देखो क्या हुआ, अब इन दोनों को मैं ले लूँ, क्योंकि मुझे a माइनस सी दिखाना है, a माइनस सी, यानी इसको और इसको ले लूँ, और फिर क्या लिख लूँ, b माइनस सी, इसको ले लूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, x बिलोंग्स टू a, लेकिन अब इन दोनों को क्या, a को एक बार इसके साथ ले लूँगा, और a को एक बार इसके साथ ले लूँगा और b को एक बार इसके साथ ले लूँगा, तो x बिलोंग्स टू a लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और लेकिन आ जाएगा बीच में ये वाला, लेकिन x, ठीक है, ऐसे करो इसको, x बिलोंग्स टू a लेकिन x बिलोंग्स टू b, लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू b, लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू c। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है ना तो वो b में है और ना ही वो c में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू a लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू c। ये हो गया। और दूसरा क्या होगा, लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू b लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग्स टू
ए माइनस सी, लेकिन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी माइनस सी। इन दोनों का क्या ले लिया मैंने, कंबाइन ले लिया, दोनों को मिला दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी। तो इसमें से लेके चले थे, इसमें पहुँचा दिया। अब इसमें से अभी अब लूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी, ये ले लिया। अब मुझे पता है माइनस की परिभाषा क्या होती है, एक्स इसमें तो आया होगा लेकिन इसमें नहीं है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी लेकिन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी माइनस सी। तो अब फिर वो माइनस की परिभाषा लगाएंगे हम कि एक्स ए में तो आया है लेकिन सी में नहीं आया, तो एक्स बिलोंग्स टू ए लेकिन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब ये वाली चीज़ लूँगा, लेकिन ये वाला लिख दिया। इसका ही मतलब क्या होगा, x माइनस सी का मतलब क्या हो गया, b माइनस सी का मतलब क्या हुआ कि x इसमें तो नहीं आया, लेकिन अब क्या देखो नॉट बिलोंग्स टू लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से तो नहीं आया लेकिन इसमें आया हुआ है, उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते थे हम, बिलोंग्स टू होता था तो इसमें तो आता था लेकिन इसमें नहीं आता था, लेकिन उल्टा है तो इसमें तो नहीं होगा इसमें आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू b लेकिन x बिलोंग्स टू c, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो आगे, अब मैं क्या ले लूँ, इसको और इसको ले लूँ, तो x बिलोंग्स टू a लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी बिलोंग्स टू आएगा, नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b लेकिन x, एक सेकेंड रुको, ओके ऐसे लिखो, x को पहले x के साथ ले लो, x बिलोंग्स टू a लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू b लेकिन देखो इसको ये वाला लेकिन लिया यहाँ पे और एक ये वाला ले लिया यहाँ से। अब ये वाला लेकिन लगाया मैंने और यहाँ पे क्या आएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a माइनस सी बी आएगा लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a माइनस बी माइनस सी। हो गया प्रूफ। तो ये क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। ये एक सवाल होता है, इनको प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस से अपने आप समझ में आएंगे, बस कुछ नहीं होता, हमें इधर से उधर चीज़ें करनी होती हैं। और इनका विशेष ध्यान रखना, लेकिन कब लगता है, तथा कब लगता है और कब लगता है, इन चीज़ का विशेष ध्यान रखना, इसमें गलती करोगे तो मात खा जाओगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, समुच्चय के बारे में हो गया। ठीक है, समुच्चय के बारे में हो गया आपका। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, हम आता ही तो समुच्चय के बारे में आपको सारे बता दिए मैंने, समुच्चय क्या होते हैं, कैसे घात समुच्चय निकालते हैं, सर्वनिष्ठ कैसे निकालते हैं, संघ कैसे निकालते हैं, गणनीय समुच्चय क्या होता है, अनंत गणनीय समुच्चय क्या होता है, और सिद्ध कैसे करते हैं अगर इस टाइप की चीज़ आ जाए। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास गणितीय आगमन सिद्धांत, यह आपने 12th में ही पढ़ा होगा, 11th में ही पढ़ा होगा, गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है। देखो नया टॉपिक चालू कर रहा हूँ आज, गणितीय आगमन सिद्धांत नया टॉपिक है। नया टॉपिक क्या है, गणितीय आगमन सिद्धांत। आपने बहुत क्वेश्चन किए होंगे इसके 12th क्लास में। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या परिभाषा कहती है, परिभाषा ये कहती है कि यदि कोई आपके पास कथन है, अगर कोई आपके पास कथन है और जो व्यापक स्थिति में क्या है, यानी जनरल फॉर्म, अगर उसी जो फॉर्म दे रखी है अगर वो सत्य है, तो विशिष्ट रूप में, यानी अगर उसको और हम आगे लेके जाएं, जैसे अगर मान के चलो, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में क्या होता है इनमें, कि अगर आपके पास कोई कथन दे रखा है और वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए सत्य है, तो हम क्या देखेंगे, अगर वो कथन सत्य है तो वो n+1 के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा, यानी उसके आगे भी जाएंगे तो भी वो सत्य होगा। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ये कहती है, यदि कोई कथन व्यापक रूप से सत्य हो तो, सत्य है, व्यापक रूप से सत्य है, तो यदि वह विशिष्ट रूप में भी, तो विशिष्ट रूप में भी सत्य हो तो उसे
गणितीय आगमन सिद्धांत कहते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई कथन दिया हुआ है, मैं इसको और जनरल फॉर्म में बता दूँ सिंपल भाषा में, यदि हमें अगर कोई कथन दिया हुआ है तो उसको बोलते हैं व्यापक रूप। अगर आपको जो कथन दिया हुआ था उसको बोलते हैं व्यापक रूप। अगर वो कथन व्यापक रूप में, यानी अगर जो कथन दिया हुआ है अगर वो ऐसे ही सत्य बोल रहा है कि इस कथन सत्य है, यानी व्यापक रूप में सत्य है, तो उसमें अगर हम आगे जाएं, जैसे आपको कुछ दे रखा है, उसमें n दे रखा है, n तक दे रखा है, कह रहा है 1 + 2 + 3 से लेके n तक, अगर वो सत्य है कथन, तो n+1 पे भी क्या होना चाहिए, वो सत्य होना चाहिए। n+1 अगर हम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं विशिष्ट रूप, यानी उसमें अगर कोई परिवर्तन कर रहे हैं उसको बोलते हैं विशिष्ट रूप। अगर वो परिवर्तन करने के बाद भी अगर वो कथन सत्य आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास गणितीय आगमन सिद्धांत। अब बात आती है क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं बताता हूँ। तरीका क्या होता है क्वेश्चन को निकालने का, ध्यान से समझना, पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। ये पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और एक क्वेश्चन आपको हर साल मिलता ही है। जैसे आपको दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, इसको मिटा देता हूँ, परिभाषा को मिटाऊंगा मैं। ठीक है, लिख लेना, परिभाषा को मिटाता हूँ, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 1 + 2 + 3 और प्लस 2n-1 बराबर n², और वो कह रहा है ये कथन सत्य है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि कथन क्या है, सत्य है। गणितीय आगमन सिद्धांत से करना है, आपको पेपर में देगा गणितीय आगमन सिद्धांत। तो कैसे करेंगे, देखो पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले n बराबर 1 रख के चेक करो कि क्या ये कथन सत्य है कि नहीं है। तो n बराबर रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बराबर 1 का होल स्क्वायर। तो इन सबका योग करोगे आप, देखो इन सबका योग क्या होता है, हमें पता है कि 1 + 2 + 3 अप टू दी n, इसका योग क्या होता है n+1/2 ये होता है। अगर यहाँ पे n डालूंगा 1 डालूंगा तो 1 × 1 + 1/2 यानी 1 × 2/2 यानी 1 आ रहा है। तो इधर वाली साइड तो n बराबर 1 रख रहे हो, बनवा रही है। इधर की अगर RHS है, ये तो ये LHS है, ये LHS है, ये बायां भाग है, इसमें अगर बराबर 1 रखा तो 1 वैल्यू आ रही है। अब RHS देखेंगे, यानी दायां भाग देखेंगे ये वाला, यानी n², यहाँ पे 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा ये 1, यानी LHS बराबर क्या आ रहा है, RHS आ रहा है। तो यानी हम कह देंगे यह कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। क्या करना है आपको, अगर आपको क्वेश्चन दे रखा हो तो सबसे पहले n बराबर 1 रख के चेक करो कि बायां भाग और दायां भाग बराबर आ रहे हैं क्या। अगर दोनों भाग बराबर आ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, यह कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में लिखते हैं यह कथन n बराबर k ले लो, m ले लो, कुछ भी ले लो, n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। ये हम मान के चलते हैं कि n बराबर k के लिए क्या होगा, ये सत्य होगा। n बराबर 1 के लिए सत्य है, अगर n बराबर 1 के लिए सत्य है तो n बराबर k रखने पर भी ये क्या होगा, कथन सत्य होगा। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या होगा, माना यह कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, हम क्या लेके चलेंगे अब थर्ड स्टेप में कि n बराबर k के लिए हम मान के चलेंगे n बराबर k+1 के लिए क्या होगा, कथन सत्य होगा। अब इसको सिद्ध करेंगे क्यों सत्य होगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास क्वेश्चन में दे रखा हो वहाँ n की जगह क्या रख दोगे आप, k+1 रख दोगे। तो देखो पहले इसमें इधर दे रखा है कि 1 + 2 + 3 प्लस, अब यहाँ पे 2, n की जगह क्या रखूंगा, k+1 और यहाँ -1 बराबर n की जगह k+1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ से 1 + 2 + 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k + 2 -1, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 2k + 2 और -1 = ये क्या हो जाएगा k² + 2k + 1। खोल दिया मैंने ये। ठीक है, अब आगे देखो कैसे करेंगे। देखो आगे कैसे करेंगे, देखो यहाँ से देखो आप 1 + 2 + 3
देखो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 2k प्लस 1 बराबर ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर 2k प्लस 1। अब इसको सिद्ध करने का तरीका क्या होता है, देखो सिद्ध कैसे करते हैं, इस चीज़ को सिद्ध कैसे करते हैं। देखो इसमें एक छोटी सी गलती हो गई अपने से, कैसे करना होता है हमें, देखो एक सेकंड रुको, कैसे करना होता है दोबारा कराता हूँ। देखो 2 स्टेप तो हमारे सही हैं, तीसरे स्टेप में क्या होता है, हम मान के चल रहे थे क्या के n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या सत्य होगा। स्टेप 3, माना कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ये मान के चल रहे हो आप k प्लस 1 के लिए सत्य होगा, तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा क्यों सत्य होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि दोनों साइड क्या करेंगे, हम इस पूरी फॉर्म को पहले तो k में लिख लो, k में लिख लो 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, 2k माइनस 1 बराबर k स्क्वायर, ये लिख लिया मैंने। अब क्या करो, आपको यहाँ पे दोनों साइड क्या करो, k प्लस 1 ऐड कर दो, k प्लस 1 क्या करो ऐड कर दो, जोड़ दो, यानी 2 प्लस 3 प्लस 2k माइनस 1 प्लस k प्लस 1 बराबर k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, यानी एक काम करो और शॉर्ट कर देते हैं इसको, इस वाले पार्ट को ले लो, सिर्फ LHS पार्ट को ले लो, ये LHS पार्ट लिया मैंने। यहाँ पे क्या हुआ, आप k प्लस 1 ऐड कर दो, k प्लस ऐड बनने का क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये क्या आ जाएगा 2k प्लस ऐसे नहीं होगा ये, एक काम करते हैं इसमें, हम एक काम करो, आप k प्लस 1 के लिए यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे देखो k प्लस 1 रखोगे तुम, तो हमें पता है कि 2n माइनस 1 में 2k, यहाँ पे 2n k प्लस 1 माइनस 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1, यानी 2k प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को दोनों साइड क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले तो क्या करो, इसको k की फॉर्म में लिख दो, ये लिख दिया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे आप कि यहाँ पे k प्लस 1 रख के देखोगे आप, इस पार्ट में k प्लस 1 रखा तो हमारे पास क्या आया 2k प्लस 1 आया, यानी हम क्या करेंगे LHS पार्ट लेंगे दायां भाग, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2k माइनस 1, इसमें क्या कर देंगे 2k प्लस 1 ऐड कर दिया हमने, 2k प्लस 1 क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, ये क्या बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4k बन जाएगा, 4k क्या होगा, ये हमारे पास 4k बन के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू होती है वो होती है k स्क्वायर, इसका ऐड करोगे तो वैल्यू निकलेगी k स्क्वायर 2k प्लस 1, तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं k बराबर यहाँ पे क्या रखूँ k प्लस 1, तो यही आएगा, k प्लस 1 रखूँगा तो वो हमारे पास आ गया RHS आ गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास गणितीय आगमन सिद्धांत। और मैं इसको कल और एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसका, उसमें और आपको समझ में आ जाओगे, थोड़ा गलती हो गई आज, कल अपन इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये आपका गणितीय आगमन सिद्धांत है, आज मैंने नॉर्मल बताया है आपको, बाकी क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।